हमने पिछले साल ही बताया था कि 2022 में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा नजर रूस और यूक्रेन पर होगी। ऐसा हो भी रहा है। रूस ने नवंबर 2021 से ही यूक्रेन बॉर्डर पर भारी भरकम हथियार और हजारों सैनिकों को तैनात किया हुआ है। तब से दोनों तरफ से बार्गेनिंग चल रही है। रूस अपनी बात खुद रख रहा है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से नेटो और अमेरिका ने मोर्चा संभाल रखा है। यूक्रेन इस संकट की एक पार्टी होने के बावजूद दर्शक की भूमिका में दिख रहा है। 27 जनवरी को रूस यूक्रेन के संकट में नया मोड़ आया। अमेरिका ने वॉशिंगटन में रूस के राजदूत को मिलने के लिए बुलाया, फिर उनको एक चिट्ठी सौंपी गई। यह तनाव कम करने के लिए अमेरिका का ऑफर था। बाद में चिट्ठी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास पहुंची। चर्चा के बाद रूस का बयान आ गया। रूस ने कहा कि चिट्ठी में मुख्य मुद्दे को दरकिनार किया गया है। बातचीत की पहल तक तो ठीक है, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। रूस के बयान के कुछ देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन फोन लगाया। वहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को, नया नया नाम है, लेने में परेशानी होती है। बाइडेन ने आगाह किया कि रूस फरवरी में हमला कर सकता है। बाइडेन सरकार ने यह भी दोहराया कि रूस के हमले की स्थिति में रूस के एक खासम खास प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिलेगा। ये प्रोजेक्ट नेचुरल गैस की सप्लाई से जुड़ा है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 इस नाम की इस पाइपलाइन को तैयार करने में लगभग 82,000 करोड़ रुपए का खर्च आया। जीरो कितने होंगे गिनते रहिए। आज जानेंगे रूस यूक्रेन संकट के बीच गैस की बात कहां से आई, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है, और अगर सचमुच में हमला हुआ और गैस की सप्लाई रुक गई तो उसका क्या असर देखने को मिलेगा। नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. आज बात युद्ध की हो रही है। युद्ध के साथ अक्सर तुकबंदी में बुद्ध का जिक्र आता है। बुद्ध मतलब शांति का पर्याय। अगर आप बुद्ध, गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसी महान विभूतियों के बारे में जानना और शांति की महत्ता को समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास सूचना है। कुकू एफएम के पास इन विषयों से जुड़ी ऑडियो बुक्स का स्टॉक है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें, जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए सुन भी सकते हैं। कुकू एफएम दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर भी हैं। रिपब्लिक वीक में उनकी तरफ से एक खास ऑफर आया है। इंडिया कोड लगाने पर 50% की छूट, यानी आधी कीमत में ज्ञान का पूरा भंडार। ध्यान रहे, ये ऑफर 29 जनवरी 2022 तक के लिए ही है। सुनेगा पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंचिए। हम चलते हैं अपने आज के विषय की तरफ, रूस यूक्रेन संकट और गैस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 की कहानी आखिर है क्या। ये एक अंडर वाटर गैस पाइपलाइन है। ये पश्चिमी रूस से होकर पूर्वोत्तर जर्मनी तक बिछाई गई है, बाल्टिक सागर के नीचे से। इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 1275 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन का मालिकाना हक जो है वो रूस की सरकारी कंपनी जिसका नाम है गैज़प्रोम, इसके पास है। इस पाइपलाइन का काम सितंबर 2021 में ही पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक यूरोप की एजेंसियों ने इसे मंजूरी नहीं दी है। अगर ये पाइपलाइन चालू हो जाए तो हर साल 55 अरब क्यूबिक मीटर गैस यूरोप में भेजी जा सकती है। अभी रूस नॉर्ड स्ट्रीम 1 यूक्रेन और बेलारूस के रास्ते से यूरोप में गैस की सप्लाई करता है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 साल 2011 से ही काम कर रही है और अब हम बात कर रहे हैं नॉर्ड स्ट्रीम 2 की। अब सवाल यह आता है कि यूरोप को इस पाइपलाइन की कितनी जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी जो पाइपलाइंस चालू हैं उनमें से कई पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रही हैं। मसलन यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन की क्षमता बढ़ाकर हर साल 77 अरब क्यूबिक मीटर और गैस भेजी जा सकती है। ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 की कुल क्षमता से लगभग 2 गुना है। फिर नॉर्ड स्ट्रीम 2 की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहली वजह सोवियत संघ के विघटन से जुड़ी है। रूस आज भी अपना पुराना गौरव लौटाना चाहता है। व्लादिमीर पुतिन अक्सर ये बात दोहराते हैं। इसी पॉलिसी के तहत रूस यूरोप के ऐसे नेताओं को गैस सप्लाई में होने वाली कमाई का कमीशन देता है जो उसकी बात माने। अगर कोई लीडर वेस्ट की तरफ झुके तो रूस वहां सप्लाई रोक देता है या फिर वहां के दाम बढ़ा देता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप में रूस जो गैस सप्लाई करता है उसका बड़ा हिस्सा यूक्रेन से होकर जाता है। यूक्रेन में 2014 से पहले
प्रो रशियन सरकार थी। 2014 में जनता ने प्रोटेस्ट करके वो सरकार गिरा दी। नई सरकार रूस के प्रति उतनी उदार नहीं थी। ऐसे में रूस क्या करेगा, वो यूक्रेन वाली पाइपलाइन को धीमा कर देगा, यानी गैस की सप्लाई कम कर देगा या फिर गैस के दाम बढ़ा देगा। लेकिन इससे उसके ऊपर भी भार पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि इस पाइपलाइन से सिर्फ यूक्रेन को ही गैस मिलता है, वो पाइपलाइन आगे जाकर वेस्टर्न यूरोप के कई देशों तक भी गैस पहुंचाती है। इस रोक से रूस को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से बचने और यूक्रेन पर निर्भरता कम करने के लिए बाईपास ढूंढा गया। बाल्टिक सागर के नीचे से गैस ले जाने में किसी पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा और रूस का काम भी हो जाएगा। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 रूस के लिए इस तरह से फायदेमंद है। दूसरी वजह जर्मनी से जुड़ी है। जर्मनी का प्लान है कि रूस या चीन से उलझने की बजाय उसके साथ रिश्ता कायम कर ले। जर्मनी का मानना है कि एक बार रूस से व्यापारिक रिश्ते बन गए तो वो टुच्ची हरकतें नहीं करेगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 से रूस की भारी कमाई होगी और वो इसे खोने के डर से अच्छा बना रहेगा। पाइपलाइन के समर्थकों का यह भी तर्क है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 जर्मनी की गैस की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। नेचुरल गैस तेल की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। मार्च 2011 में जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में बड़ा हादसा हुआ था। जर्मनी की तत्कालीन चांसलर एंजेला मार्केल ने उस समय कहा था कि देश में मौजूद सभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बंद कर दिया जाएगा। नॉर्ड स्ट्रीम 2 से एक फायदा और भी है। मान लीजिए कि रूस और यूक्रेन में झगड़ा हो गया और इसके चलते उधर वाली गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में भी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के जरिए सप्लाई जारी रह सकती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 से फायदा ही फायदा है। फिर इससे नाराज कौन और क्यों है? इस पाइपलाइन से नाराज हैं अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप के कई बड़े देश। अमेरिका की नाराजगी की वजह पुरानी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 से यूरोप गैस के लिए रूस पर निर्भर हो जाएगा। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस यूरोप में बढ़त बनाए। इससे पहले बराक ओबामा और फिर डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन जर्मनी से पाइपलाइन की डील को रद्द करने की मांग करते रहे हैं। यूरोप के कई और देश भी रूस के बढ़ते हुए प्रभाव की वजह से चिंता में है। यूक्रेन की नाराजगी की एक वजह पैसा है। रूस की जो पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है उसके बदले में उसे किराया मिलता है। रूस की गैस कंपनी यूक्रेन को हर साल ट्रांजिट फी के तौर पर लगभग 17,000 करोड़ रुपए देती है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के चालू होने से ये कमाई बंद हो जाएगी। यूक्रेन का कहना है कि उसे पश्चिमी देशों के साथ जाने की सजा दी जा रही है। यह तो हुआ नॉर्ड स्ट्रीम 2 का तिया पांचा। जैसे कि आशंका है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और रूस ने गैस की सप्लाई रोक दी तो क्या होगा? अगर रूस ने गैस की सप्लाई रोकी तो यूरोप को भारी नुकसान होगा। यूरोप में पिछले कुछ समय से गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। रूस की आय का बड़ा हिस्सा गैस से आता है। जानकारों का कहना है कि सप्लाई रुकने से उसके खजाने पे निश्चित तौर पे बड़ा असर होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप इस झटके को झेलने के लिए तैयार है? इसका जवाब संशय वाला है। जर्मनी को रूस के गैस की सख्त जरूरत है। जर्मनी के वित्त मंत्री ने कहा भी है कि अगर रूस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया गया तो जर्मनी को भी उसका नुकसान झेलना होगा। जर्मनी के पास दूसरे विकल्प भी हैं। वो यूरोप के अन्य देशों से गैस आयात कर सकता है, लेकिन इतनी जल्दी शिफ्ट करना इतना आसान भी नहीं है। नॉर्वे यूरोप में गैस निर्यात करने के मामले में दूसरे नंबर पर है। उसका कहना है कि वो मैक्सिमम लिमिट पर जाकर गैस सप्लाई कर रहा है। वो रूस की कमी कभी पूरी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अमेरिका की भूमिका अहम हो जाती है। अमेरिका ने 2 टूक लहजे में कहा है कि अगर रूस पीछे नहीं हटा तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को किसी भी कीमत पर चालू नहीं होने दिया जाएगा। एक लेकिन यहाँ भी है। लेकिन पाइपलाइन का मसला तो रूस और जर्मनी के बीच का है। दोनों ही संप्रभु देश हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका कैसे अपनी मनमानी थोप सकता है। यही सवाल अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से भी पूछा गया। उनका कहना था कि अभी तो हमने प्रोसेस के बारे में नहीं सोचा है, लेकिन हम जर्मनी के साथ मिलकर इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। जर्मनी भले ही इस समय अमेरिका और नेटो की हाँ में हाँ मिला रहा हो, लेकिन वो युद्ध हरगिज नहीं चाहता। इसी वजह से जर्मनी की भूमिका को लेकर बाकी यूरोपीय देशों में संदेह है। जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने से भी मना कर दिया है। हथियारों की बजाय वो 5,000 हेलमेट्स भेजेगा। इसको लेकर जर्मनी की काफी किरकिरी भी हो रही है। जानकारों का कहना है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन दोनों ही पक्षों के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। यह अंतिम समय पर खेल पलटने की काबिलियत रखती है। रूस यूक्रेन संकट में नया क्या हो रहा है? जो बाइडेन की चेतावनी के बाद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का जवाब आया। बाइडेन ने कहा था कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस बयान के जवाब में लावरोव ने कहा कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारे हितों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर वो यानी कि अमेरिका और नेटो अपनी जिद से पीछे नहीं हटे तो हम भी अपनी जिद पर कायम रहेंगे। 2 हफ्ते बाद सर्गेई लावरोव ने
अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकेन से मुलाकात उनकी होने वाली है। फरवरी महीने में बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स का आयोजन है। पुतिन उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने जाएंगे। इसी दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी होनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं की बातचीत में यूक्रेन का संकट जो है वो छाया रहेगा। 28 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फोन पर पुतिन से बात करेंगे। जानकारों की माने तो इसमें भी 2 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है। पहली, मैक्रों अपनी क्षमता अनुसार पुतिन को समझाने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई का रास्ता ठीक नहीं है। दूसरा बिंदु ये पक्का करने से जुड़ा होगा कि पुतिन आखिर चाहते क्या हैं। इस मामले में आगे जो कुछ भी नया होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।